नमस्कार दोस्तों। तो आज की हमारी कक्षा जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं वो है अशोक के अभिलेख या लेख। देखिए, जब भी कभी हमारी कोई एग्जाम है उसमें अगर मौर्य काल कहीं पे आता है तो मौर्य काल से अगर सिलेबस में है तो यहां से प्रश्न जरूर बनता है। किससे? अशोक के लेख और अभिलेखों से संबंधित, क्योंकि एक ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये मौर्य काल का। दूसरी बात, अब इस लेख और अभिलेखों में जो समस्या हमेशा पैदा होती है वो ये होती है कि कितने लेख हैं, कहां कहां से प्राप्त हुए हैं, उनमें कौन कौन सा वर्णन लिखा हुआ मिलता है, स्तंभ लेख कौन से हैं, अभिलेख शिलालेख कौन से हैं, गुहा लेख अलग अलग हैं। तो उसमें हमेशा भ्रम की स्थिति होती है। इसको आज एक चर्चा के माध्यम से हम पूरी तरह इसको क्लियर कर लेते हैं आज। तो आज का हमारा जो महत्वपूर्ण जो अध्ययन बिंदु है वो है अशोक के लेख या अभिलेख। पहली बात जो यहां से शुरू होती है वो ये है कि अशोक ने जो अभिलेख लिखवाए उसकी दिमाग में ऐसी बात आई कैसे, या ऐसी प्रेरणा कहां से मिली, या ऐसा क्यों हुआ कि उसने राज्य या साम्राज्य विस्तार को छोड़कर जनता की भलाई के लिए कार्य किए। तो यहां प्रारंभ करते हैं। देखिए, मैंने बताया था पिछली कक्षा में कि 261 ईसा पूर्व में, कब 261 ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम क्या था? कलिंग युद्ध। कौन सा युद्ध था? कलिंग। इस कलिंग युद्ध की खास बात क्या है? कलिंग जब युद्ध हुआ तो इस युद्ध में लाखों की संख्या में व्यक्ति मारे गए। किसके द्वारा? अशोक की सेनाओं के द्वारा लाखों की संख्या में मारे गए और लाखों बंदी बना लिए गए। जब युद्ध खत्म हुआ तो अशोक जाके युद्ध के मैदान में देखता है लाशें बिखरी पड़ी हैं, उनको गिद्ध नोच के खा रहे हैं, जानवर खा रहे हैं। तो वहां उसका मन थोड़ा सा बदल जाता है, द्रवित होता है, और यहां उसने युद्ध ना करने की कसम खाता है। कौन? अशोक। सम्राट अशोक इसीलिए महान बनता है क्योंकि 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद युद्ध के मैदान में वो अपनी तलवार विसर्जित कर देता है, फेंक देता है, और उसके बाद वो कसम खाता है कि जीवन में वो कभी युद्ध नहीं करेगा, अपितु प्रजा की भलाई के लिए कार्य करेगा। ये कब की बात है? 261 ईसा पूर्व की। और इसके बाद उसने भेरी, यानी जिसको हम कहते हैं रणभेरी, उसकी बजाय वो धम्म यानी धर्म का प्रचार करने के लिए कार्य करता है। अब देखो, धर्म के प्रचार के कई तरीके थे। सम्राट अशोक ने जो धर्म के प्रचार के लिए सारे तरीके अपनाए, उनमें एक तरीका था इसका अभिलेख लिखवाना। जैसे आज के लिए हम होर्डिंग कह सकते हैं, सरकार जनता के कल्याण के लिए कुछ अच्छी बातें लिखवाकर होर्डिंग लगवाती है, वैसे ही अभिलेख अशोक ने ये होर्डिंग ही बनवाए थे। अलग अलग तरह के होर्डिंग है ये मान लेते हैं, या अलग अलग तरह के जो लेख हैं वो मिलते हैं। तो अशोक से पूर्व जो ऐसा काम किया था, या जहां से अशोक को ऐसा सोचने को मजबूर हुआ कि मैं ऐसा काम कर सकता हूं, तो उसके बारे में पहला प्रश्न हमारा बनता है वो है दारा। ईरान का राजा था समकालीन या अशोक से पूर्व, दारा प्रथम। कहां का था? ईरान का। और इस दारा प्रथम से अशोक को क्या मिली? प्रेरणा। किस चीज की? अभिलेख लिखवाने की प्रेरणा कहां से मिली अशोक को? दारा या डेरियस भी जिसको नाम देते हैं इतिहासकार, दारा या डेरियस जो ईरान का शासक था, वहां से अशोक को प्रेरणा मिलती है। अब कुछ इसमें जहां प्रश्न बनता है वो यहां ये भी बनता है कि अशोक के अभिलेखों की भाषा कौन सी थी, लिपि कौन सी थी। भाषा और लिपि का जो समस्या है उसका समाधान हम कर लेते हैं। भाषा होती है बोलने का तरीका। भाषा क्या होती है? बोलना। जो हम बोलचाल में शब्द काम में ले रहे हैं वो होती है भाषा। और लिपि क्या होती है? लिखने का तरीका। लिपि क्या होती है? लिखना। जैसे मैं ये अभी शब्द लिख रहा हूं, ब, ल, न, इनकी आ की मात्रा, वर्ण, स्वर, ये तो हो गई लिपि, लिखने का तरीका। तो जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी, और भाषा कौन सी बोल रहा हूं मैं? हिंदी। तो यहां पर अशोक, भाषा और लिपि का अंतर हमारे क्लियर है। लिपि होती है लिखने का तरीका, भाषा होता है बोलना, उच्चारण। यहां पर जो अशोक के अभिलेखों की भाषा और लिपि मिलती है, सम्राट अशोक के अभिलेखों की जो भाषा मिलती है, उस समय जो प्रचलित भाषा थी वो थी प्राकृत। कौन सी भाषा थी? प्राकृत। अशोक के समय में प्राकृत भाषा प्रचलित थी, तो इसने जनता के लिए, या जनता उसको आसानी से समझ सके, तो अपने अभिलेखों की भाषा कौन सी ली? प्राकृत। अब लिपि, तो लिपि के बारे में अलग अलग विचार है। बहुत सी लिपियां मिलती हैं अशोक के अभिलेखों की। तो नंबर 1 जो लिपि मैं बताने जा रहा हूं महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, प्रश्न बनता है। पहली लिपि है ब्राह्मी। कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। अशोक के अभिलेखों की जो प्रथम लिपि है ब्राह्मी। खास बात क्या है?
जितने भी अभिलेख भारत में मिले हैं, कहां पर, वर्तमान भारत में मिले हैं, वो कौन सी लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में है। इसके अलावा ब्राह्मी लिपि जो है वो बाएं से लिखी जाती थी हमेशा। कहां से लिखी जाती है, बाएं से, यानी जो पेज है या जो जहां से स्टार्टिंग होती है वहां बाएं से फिर दाएं, यानी जैसे मैं अभी लिख रहा हूं, यानी बाएं से दाएं, यानी जो आज का हमारा तरीका है। तो ये जो अभिलेख है भारत में मिले हैं, बाएं से दाएं लिखी जाती है। सिंपल सी बात है, ब्राह्मी भारत, बी से ब्राह्मी, बी से भारत और बी से बाएं से, तीनों चीज हमारी क्लियर है। दूसरी जो बात करते हैं अशोक के अभिलेखों की लिपि, तो अशोक के अभिलेखों ने जो दूसरी लिपि काम में ली है वो है खरोष्टी। कौन सी है, खरोष्टी। दो शब्द है, खर और ओष्ठ। बहुत ही सुंदर लिपि है। कैसे है, ओष्ठ के समान, होठ, ओष्ठ मतलब होठ, होठों की जैसी सुंदर है। पर यहां ध्यान रखना, होठ किसके, खर, और खर किसको कहते हैं, गधे को। तो गधे के होठों के जैसी है, यानी वास्तविकता यह है कि बहुत ही बेडोल है, बेकार लिपि है खरोष्टी लिपि, जिसके वर्ण बहुत टेढ़े मेढ़े हैं। पर बात यह है कि ये लिपि है अशोक के अभिलेखों की, तो उसको तो कुछ बदल नहीं सकते। तो खरोष्टी लिपि है, उसके जो अभिलेख है वो वर्तमान में भारत में ना मिलकर भारत के जो बाहर है यानी पाकिस्तान है। तो खरोष्टी लिपि के जो लेख है वो कहां पर मिले हैं, पाकिस्तान में। याद हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ब्राह्मी भारत बाएं से और खरोष्टी पाकिस्तान, बड़ी बात, दाएं से। किधर से, दाएं से लिखी जाती थी, यानी इस तरह से, यहां से शुरू होती थी, इस तरह से लिखना पड़ता था। ये इन दोनों लिपियों की खास बात है, ब्राह्मी बाएं से और खरोष्टी दाएं से। पाकिस्तान में मिले हैं अभिलेख दो, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद बात करें अशोक के अभिलेखों की लिपि की, तो दो लिपि और है। नंबर एक यूनानी, कौन सी है, यूनानी, क्योंकि यूनानियों से संपर्क रहा था मौर्य काल में। तो नंबर एक यूनानी और दूसरा है अरेमाइक। कौन सा है, अरेमाइक। ये भी अशोक के अभिलेखों की लिपि है। तो जो उन्होंने सरेगुना, कंधार, जो अफगानिस्तान का इलाका, वहां से अभिलेख मिले, उनकी भाषा है, लिपि है, सॉरी। और भाषा ध्यान रखना, भाषा अभिलेख की प्राकृत है, लिपि ब्राह्मी, खरोष्टी और यूनानी अरेमाइक है। अब हम जो आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में, इस अभिलेखों के बारे में, वो हम एक पहले मानचित्र सा दिमाग में निर्माण करते हैं कि वास्तव में अभिलेख कितने प्रकार के हैं। क्योंकि कई बार शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, गुहालेख में अंतर होता है, और वो हम गलती कर जाते हैं सॉरी। तो देखते हैं अशोक के अभिलेखों के बारे में एक सामान्य बात। तो जो अशोक के अभिलेख है, देखिए अशोक के जो अभिलेख है, नंबर एक जो हम बात करेंगे अशोक के अभिलेखों की, तो नंबर एक है वृहद शिलालेख। कौन से हैं, वृहद शिलालेख। और संख्या में ये कितने हैं, इन पे इसको संख्या तो इस तरह से मानेंगे कि ये 8 स्थानों पर मिले हैं। कितने स्थानों पर, 8 स्थानों पर मिले हैं। तो 8 तो वृहद शिलालेख हो गए। अब इन 8 पर देखो, एक ही तरह के होर्डिंग है, ये सारे के सारे 8 है, 8 अलग अलग स्थान है जिनको हम विस्तार से देखेंगे। पर बड़ी बात है कि सब पे एक ही बात लिखी हुई है। ऐसा नहीं है कि यहां वाले होर्डिंग में अलग है, दूसरे वाले में अलग है, तीसरे में अलग है। ये सब के सब एक ही हैं। इस तरह से ये मान लीजिए शिलापट इसने बनवाए, एक जगह बनवा लिए होंगे, अलग अलग बनवाए होंगे, और स्थान स्थान पर पूरे भारत में इसने लगवा दिए सम्राट अशोक ने। इनमें कितनी बातें लिखी हुई है, 14। प्रत्येक में कितनी बात है, 14। जो इसमें है वही इसमें है, वही इसमें है। तो इनको ऐसा भी कह सकते हैं हम, चतुर्दश वृहद शिलालेख। संख्या कितनी है इनकी, 8, जिनको हम आगे एक शॉर्ट ट्रिक से देख लेंगे। अब दूसरी जो हम बात करें अशोक के अभिलेखों की, अशोक के अभिलेखों की हम जो दूसरी बात करते हैं उसमें आते हैं लघु शिलालेख। कौन से, लघु शिलालेख। वृहद हो गया, अब लघु शिलालेख। ये पूरे भारत में लगभग संख्या मिली है इनकी 20। कितने मिले हैं, पूरे भारत में छोटी छोटी जगह पर अलग अलग स्थानों पर मिले हैं 20। और बड़ी बात, इनमें प्रत्येक में 1 या 2 लाइनें लिखी हुई है, एक जैसे ही है, लगभग विषय वस्तु थोड़ी बहुत बदली हुई है और बाकी लगभग एक जैसा ही है। एक ही बात महत्वपूर्ण है इसमें कि
अशोक के ये अभिलेख लिखवाए जाने से पूर्व 2.5 वर्ष पूर्व उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, ऐसा इनमें लिखा हुआ मिलता है। संख्या 20 है, पूरे भारत में मिले हैं, जिनको हम एक एक करके देखेंगे। तो ये लघु शिलालेख, ठीक है। तीसरी जो बात करें अशोक के अभिलेखों की, वो है स्तंभ लेख। कौन सा है? स्तंभ लेख। स्तंभ मतलब खंबा, और खंबे पर भी इसने लेख लिखवाए थे। सम्राट अशोक ने विभिन्न स्थानों पर पिलर लगवाए, खंबे लगवाए, और उनके ऊपर जो धर्म की अच्छी बातें थी वो इसने उत्कीर्ण करवाई। स्तंभ लेखों की बात करें तो स्तंभ लेख इसके मिले हैं लगभग 6 स्तंभ है जो वृहद है, बड़े हैं, वो संख्या में मिले हैं 6। और इनमें ध्यान रखना, प्रत्येक पिलर पे कितनी बातें लिखी हुई है? 7 बातें लिखी हुई है। सभी पे नहीं मिलती, 7 एक ही पे मिलती हैं, और बाकी हम इनको देखेंगे क्या क्या मिलता है। तो 7 बातें यानी 7 लाइनें लिखी हुई है, ये मान लीजिए 7 लाइनें लिखी हुई है। और कितने स्थानों पर मिले हैं? 6 स्थानों पर मिले हैं। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया राज, जिनको हम आगे देखेंगे। इसके बाद जो चौथा हम देखते हैं, ये स्तंभ लेख हो गए बड़े वाले। अगला है लघु स्तंभ लेख। कौन सा? लघु स्तंभ यानी छोटे स्तंभ। ये भी जैसे सांची, सारनाथ, 4-5 है, वो देखेंगे। ये छोटे स्तंभ है, पर वो साइज में इसकी तुलना में छोटे हैं, और इन पे भी ज्यादा कुछ नहीं, इन पे तो केवल सिंपल सा पिलर बना हुआ है, 1-2 बात शब्द लिखे हुए हैं। और जो आखिरी में हम लेंगे वो है इनके गुहालेख। सम्राट अशोक के गुहालेख, जो इसने गुफाएं बनवाई ब्राह्मणों को या आजीविक धर्म के लोगों को जो दान में दी थी, उन पर भी कुछ लेख लिखा हुए मिलते हैं। तो नंबर देखो, बृहद शिलालेख, लघु स्तंभ और गुहालेख। बहुत आसान है समझना। अब हम इनको छोड़कर सबसे पहले हम बात करते हैं वृहद शिलालेखों की। देख लीजिए, वापस देख लीजिए, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, लघु स्तंभ, आगे पढ़ेंगे। तो जो अब हम बात करते हैं वृहद शिलालेखों की। मैंने बताया भारत में कितने स्थानों पर मिले हैं? 8 स्थानों पर मिले हैं। और 8 स्थानों पर प्रत्येक में कितनी बातें लिखी हुई है? कितनी बातें लिखी हुई है इन पे? 14 बातें, 14 पंक्तियां उत्कीर्ण है। एक एक करके हम देखेंगे। पहले ये देखते हैं कहां से मिले हैं। तो जो ये 8 हैं, उनको एक शॉर्ट ट्रिक है जिनसे हम समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी जिनको रटना ही पड़ता है। तो यहां पर जो वृहद शिलालेखों को याद करने का जो तरीका है, वो एक शॉर्ट ट्रिक है। तो वो मैं लिख देता हूं। पहले शॉर्ट ट्रिक लिखते हैं, उसके बाद करते हैं। शाम का जोधो सोई सोगी, इस तरह से शॉर्ट ट्रिक है, याद करना पड़ेगा। शाम का जोधो सोगिए, शाम का जोधो सोगिए। कई तरह की ट्रिक होती है। हमने यहां पर जो ट्रिक काम में लिए वो है इनका अभिलेखों का जो पहला शब्द है, पहला वर्ण है, वो काम में लिया है। तो स नंबर 1 जो हमारा अभिलेख है वो है शाहबाजगढ़ी। कौन सा है? शाहबाजगढ़ी। कहां पर है? पाकिस्तान में, ठीक है। नंबर 2 में मानसेहरा। कौन सा है? मानसेहरा। दोनों के दोनों ध्यान रखना, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी दोनों के दोनों कहां पर है? पाकिस्तान में। और मैंने बताया था पाकिस्तान वालों की लिपि कौन सी है? खरोष्टी। पाकिस्तान में जो अभिलेख मिले हैं उनकी लिपि कौन सी है? खरोष्टी। 2 गए। नंबर 3 का से कालसी। कालसी कहां पर है? उत्तराखंड। कहां पर है? उत्तराखंड में है। अगला बात करें हम जोगढ़। कौन सा है? जोगढ़। और नंबर 5वां है धो यानी धोली। ध्यान रखना, धोली और जोगढ़ मैंने साथ में इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों एक ही स्थान ओडिशा से, वर्तमान में ओडिशा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, यानी कलिंग क्षेत्र, वहां से मिले हैं। और नंबर 6 सोपारा। कौन सा है? सोपारा। सोपारा कहां पर है? महाराष्ट्र में। इसके बाद हम अगला देखें गिरनार। और गिरनार तो जानते हैं जूनागढ़ गुजरात। गिरनार कहां मिला है? गुजरात में। अंतिम एरावुडी। महत्वपूर्ण है,
एरागुडी क्यों है महत्वपूर्ण? क्योंकि बात करते हैं इसके बारे में। एरागुडी, एरागुडी कहां पर मिला है? आंध्र प्रदेश। तो देखिए ये हमारे थे 8 अशोक के शिलालेख जो कहां से प्राप्त हुए। नंबर 1 शाहबाजगढ़ी मानसेरा पाकिस्तान, कालसी उत्तराखंड, जोगढ़ धोली उड़ीसा में, सोपारा महाराष्ट्र में, गिरनार गुजरात, एरागुडी आंध्र प्रदेश। अब इनकी एक की खास बात है, इनमें महत्वपूर्ण है एरागुडी। ये तो हो गया महत्वपूर्ण क्योंकि ये खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है और इनमें ये कलिंग में मिले हैं। इनकी आगे हम खास बात देखेंगे, इनमें विशेष क्या था। एरागुडी क्या है? बोस्ट्रोफेदन शैली में लिखा हुआ है। कौन सी शैली में? बोस्ट्रोफेदन। अब समस्या है बोस्ट्रोफेदन क्या हो गया? ये एक बैलों की जुताई से शब्द बना है। बैलों की जिस तरह से जुताई होती है, एक क्रम में चलते हैं, वापस वो टर्न होकर वापस दूसरी तरफ चलते हैं, तो ये लिपि उसी तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, जिस तरह से हल चलता है बैलों के द्वारा, इसलिए वो बोस्ट्रोफेदन शैली लिखा जाता है। कौन से को? एरागुडी। एरागुडी की खास बात एक और है, यहां पर ये तो वृहद शिलालेख है, यहां पर लघु शिलालेख भी मिला है। कौन सा? लघु शिलालेख भी मिला है। दोनों चीजें हैं, ध्यान रखना। लघु शिलालेख भी मिला है एरागुडी आंध्र प्रदेश से और वृहद शिलालेख भी मिला है, जो भी हमने लिखा था। तो हमारी जो महत्वपूर्ण शब्द हैं वो ये है, क्योंकि कई बार स्थान पूछ लिया जाता है। शाम का जोदो सोगिए शब्द है, शाहबाजगढ़ी मानसेरा पाकिस्तान और बाकी आगे। अब देखते हैं, ये था हमारे अभिलेख। अब इनमें क्या क्या बातें लिखी मिली है, क्योंकि ये तो थी संख्या में 8, अब इनमें 14 बातें जो लिखी हुई है उनको देखते हैं क्या क्या इनमें बातें लिखी हुई मिली है इन अभिलेखों में। तो एक एक करके देखते हैं। इनके लिए भी एक इमेजिनेशन वाली ट्रिक है जो हमें याद करनी है। तो वृहद शिलालेखों में जो नंबर 1 है, यानी जो पहली लाइन लिखी हुई है, ऐसे मान लीजिए पहली जो लाइन लिखी हुई है उसमें क्या मिला है, साथ में इमेजिन करते चलेंगे और चलते चलेंगे। यहां एक को हमने इस तरह से सीधा सा मान लिया और एक किसकी तरह है? तलवार की तरह है या खड़ग की तरह है। तो इसको हमने माना कि ये तलवार है और तलवार से क्या दी जाती है? पशु बलि। क्या दी जाती है? तो पशु बलि की निंदा की गई है। सम्राट अशोक ने नंबर पहली लाइन में क्या लिखा है कि पशु बलि नहीं होनी चाहिए, ये कहा है। इसके अलावा इसमें एक और बात है, क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि सभी मनुष्य मेरी संतान है। किसने लिखा है? अशोक ने। मेरी संतान है सभी, कौन कहता है? सम्राट अशोक। तो दो चीजें हैं, पशु बलि की निंदा और सभी मनुष्य मेरी संतान है। कहां से मिला है? नंबर 1। ऐसा प्रश्न ऐसा भी आया हुआ है परीक्षा में एक बार कि अहिंसा से संबंध अशोक का कौन सा अभिलेख या कौन सा लेख अहिंसा से संबंधित है? तो यहां अहिंसा है क्योंकि पशु बलि की निंदा की गई है। नंबर 2, इसको हमने तलवार माना था। 2 यानी 2 को हम इस तरह से मानते हैं, 2 चीजें हैं, पास पास है, 2 है। तो पास यानी अशोक के जो पड़ोसियों में मतलब जो दक्षिणी भारत में चेर, चोल, पांडे, ताम्रपर्णी जो श्रीलंका है, इनके बारे में वर्णन मिलता है इसमें। नंबर दूसरा जो लेख, दूसरी जो पंक्ति है। और साथ में एक चीज और मिलती है इसमें, 2 है तो दोनों की चिकित्सा, किस किस की? मनुष्य और पशु की चिकित्सा। किस किस की चिकित्सा? मनुष्य व पशु चिकित्सा की व्यवस्था चिकित्सा के लिए कहा है सम्राट अशोक ने। तो 2 हमारे अभिलेखों के। नंबर 1 पशु बलि की निंदा, क्योंकि सभी मनुष्य मेरे संतान है। 2 में मतलब पास पास, तो पास में चेर, चोल, पांडे, ताम्रपर्णी, केरलपुत जो भी थे उनके बारे में। इसके अलावा मनुष्य और पशु चिकित्सा। नंबर 3 की बात करें तो 3 को इस तरह से मानो 5। क्या कहा है अशोक ने? जो धर्म महामात्र है, यानी एक अधिकारी था धर्म महामात्र नाम का, उसको क्या कहा है कि प्रति 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष में राज्य का दौरा करे। कहां का? राज्य का दौरा करे, पता लगाए क्या समस्या है समाज में। तो दौरा करने का आदेश दिया है किसने? सम्राट अशोक ने। किसको? तो 3 से में याद लेगा, 3 5। नंबर 4 को हम इस तरह से याद करते हैं। 4 में जो लिखा हुआ है वो है भेरी घोष। भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष। भेरी घोष यानी युद्ध, और के स्थान पर धम्म घोष। 2 तरीके हैं याद करने के। नंबर 4 है, 4 शब्द है,
सिंपल सी ट्रिक है। भेरीघोष, 4 शब्द है, भेरीघोष के स्थान पर धम। इसके अलावा हम इसको इस तरह से इमेजिनेशन भी कर सकते हैं कि 4 है, ये क्या है, नाव है, ठीक है, और नाव में कोई बैठा था, वो धम से गिर गया, तो धम के बारे में वो कहा गया है, ठीक है। नंबर 5, जो अशोक का 5वीं पंक्ति है, यानी जो शिलालेख नंबर 5 है, उसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है। किसकी नियुक्ति? धर्म महामात्र। यहां तो महामात्रों को कहा गया कि 5 वर्ष में दौरा करें, और यहां महामात्र उसने कहा है कि मैंने प्रजा की भलाई के लिए धर्म महामात्र नियुक्त किए हैं, धर्म महामात्र नियुक्त किए हैं। किसने? सम्राट अशोक ने। 5 पंचवा काम क्या है? भलाई का या न्याय का। तो यहां वैसे न्याय रज्जु करता था मौर्य काल में, किंतु हमने इसको इस तरह से माना है कि पंच लगाए। पंच क्या करते थे? लोगों के जो आचार व्यवहार है, धार्मिक क्रिया है, उनका देखरेख करते थे। तो धर्म महामात्र नियुक्त किए 5। नंबर 6, इसमें कहा है आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। किसके बारे में कहा गया है? आत्मनियंत्रण, यानी खुद के ऊपर कंट्रोल करना है। तो इसको इस तरह से मान लीजिए, 6 क्रिकेट में खेल रहे हैं, छक्का मारना है, और छक्का मारने के लिए हमें क्या चाहिए? खुद की बॉडी पे कंट्रोल चाहिए। तो आत्म नियंत्रण, खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। 6 हो गए। नंबर 7वां, अब हम एकदम से फटाफट चलेंगे जल्दी से। जो 7वां है, 7वें में क्या है कि इस तरह से मानते हैं 7 तीर्थ। तो अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। किसकी तीर्थ? अशोक की तीर्थ यात्राओं का विवरण है, यानी तीर्थ यात्राएं की उसने, उसके बारे में। नंबर 8, तीर्थ यात्राएं की, 7 तीर्थ किए। 8वां तीर्थ बोध गया में। कहा गया वो? बोध गया में। तो बोध गया की यात्रा का वर्णन है। सम्राट अशोक के 8वें शिलालेख में क्या लिखा हुआ? 8वें जो लेख है उसमें बोध गया की यात्रा का वर्णन है। यहां हमने याद किया 7 तीर्थ है, 8वां तीर्थ बोध गया। 9वां, जब 8वें तीर्थ में हम पहुंच गए बोध गया में, तो वहां हमने क्या किया? वहां के लोगों से, क्योंकि बुद्ध से संबंधित लोग थे बोध गया, क्योंकि बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है। तो यहां पर लुम्बिनी वन है वैसे जन्म स्थान, किंतु यह भी अशोक से जुड़ा हुआ स्थान है। तो यहां पर बोध गया में वो सच्ची भेंट और सच्चा शिष्टाचार, सच्ची भेंट और शिष्टाचार का वर्णन है। याद हो जाएगा। 9वां, भेंट और शिष्टाचार। 10वां देखते हैं। अशोक का जो 10वां लेख है उसमें मिलता है, यानी 7 तीर्थ, 8वें में बोध गया, 9वें में भेंट और शिष्टाचार की, और 10वें में क्या कहा? यहां के लोगों को अशोक ने कह दिया कि आदेश सुना दिया कि प्रजाहित में सोचे। अशोक का आदेश किसको? वहां के लोगों को। क्या यानी याद करने का तरीका है? आदेश, प्रजाहित में सोचना चाहिए। जो कर्तव्य या जो कर्मचारी का अपना कर्तव्य कर रहे हैं वो किसके लिए करें? जनता के हित के लिए। नंबर 11, जो 11वां है उसमें, यानी ये सारी की सारी अशोक की धर्म की विशेषताएं हो गई। ये 4-5 जो हमने पढ़ी ना, तीर्थ यात्रा गई, फिर 8वें में कहां पहुंचा? बोध गया। बोध गया में भेंट और शिष्टाचार की। क्या कहा? कि अशोक का आदेश प्रसारित करवा दिया कि अशोक ने कहा है कि प्रजाहित में सोचे। 10वें में, और 11वें की हमने क्या ट्रिक काम मिली? ये अशोक की धर्म की विशेषताएं हैं। ये सारी की सारी क्या थी? धर्म की विशेषताएं। तो 9वें अभिलेख में धर्म की विशेषताएं लिखी हुई है। 12वीं की बात करें, एक ही है, 11 के अंदर ट्रिक काम मिल ली। बचा क्या? धार्मिक सहिष्णुता। 12वें में क्या है? धार्मिक सहिष्णुता का वर्णन है, यानी सभी धर्मों को छूट दी, क्योंकि स्वयं बौद्ध धर्म अपनाता था, आजीविकों को भी दान दिए, ब्राह्मणों को भी। और नंबर 2 13वां है, महत्वपूर्ण, सबसे ध्यान रखना, अशोक का जो 13वां है अभिलेख वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। किसका? कलिंग युद्ध का वर्णन है। इसके अलावा आठविक राज्यों का भी वर्णन है। आठविक मतलब जो जंगली पड़ोसी थे ना, तो उनका भी है वर्णन है। आठविक राज्यों का भी वर्णन है। इसके अलावा पड़ोसी जो यूनानी राज्य थे, अलेक्जेंडर, मतलब उन्होंने नाम दिए, मग, मेगस, अलेक्जेंडर, अलग अलग नाम दिए हैं, उन यूनानी राजाओं के भी नाम हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना। कलिंग युद्ध, नंदराज वहां का राजा था। आठविक जो राज्य है उनके बारे में, और यूनानियों जो पड़ोसी यूनानी थे। नंबर 14,
आखिरी में बात करते हैं, उसमें कहा गया कि मैंने सब कुछ करवा दिया, बहुत आगे लिखवा दिए, लेख लिखवाऊंगा, पर फिर भी जनता को क्या करना चाहिए, धार्मिक जीवन जीना चाहिए। ये तो मैं करता रहूंगा, पर तुम्हें क्या करना चाहिए, धार्मिक जीवन जीना पड़ेगा, धार्मिक जीवन जीना चाहिए, ऐसा वो कामना करता है। तो अब देखो यहां पर एक थोड़ा सा बदलाव होगा। बदलाव क्या होगा, ये 11, 12 और 13वां है, इसकी जगह दो स्थानों पर जो मैंने बताए थे 8 अभिलेख, 8 शिलालेख, उनमें से 8 में से 2, एक तो धोली और जोगड़, क्योंकि दोनों के दोनों उड़ीसा में है, कलिंग के क्षेत्र में है, तो यहां पर ये 11वां, 12वां और 13वां नहीं लिखा है इसने। क्यों? धार्मिक सहिष्णुता की बात करेगा, लोगों को मार दिया, कलिंग युद्ध वहां लिखवाएगा और धर्म की विशेषताएं वहां बताएगा। ये सब चीजें सम्राट अशोक ने वहां पर ना लिखवाकर वहां पर 2 पृथक अभिलेख लिखवाए, यानी 11, 12 और 13वें के स्थान पर पृथक कलिंग अभिलेख, पृथक अभिलेख लिखवाए। कहां पर? कलिंग में, धोली और जोगड़ में। और क्या लिखवाया? नंबर 1, जो पहला इसने पृथक अभिलेख लिखवाया उसमें लिखा है कि जो सभी यहां के लोग हैं वो मेरे पुत्र तुल्य हैं, यानी पिता पुत्र तुल्य बताया सबको, यानी स्वयं पिता के समान है और प्रजा पुत्र के समान है, पिता पुत्र तुल्य बताया है। इसके अलावा जो दूसरा पृथक अभिलेख लिखा है यहां पर 11, 12, 13 की जगह, वो है जो यहाँ के लोग हैं उनके इस लोक की और साथ में परलोक के सुख की कामना की है। तो इहलोक और परलोक, इहलोक और परलोक की सुख की कामना सम्राट अशोक ने की है। तो ये थे सम्राट अशोक के अभिलेख। सोट्रिक है, एक तलवार से पशु बलि निंदा, 2 पड़ोसी और पशु चिकित्सा, मनुष्य चिकित्सा, 3 में हमने पढ़ा, 3 का 5, 5वें वर्ष राज्य का दौरा करेंगे, 4 शब्द हैं, भेरीघोष या 4 नाव थी उसमें से धर्म से गिर गए, 5 पंच धर्म महामात्र, 6 कंट्रोल, खेलने पर कंट्रोल, तो आत्मनियंत्रण, 7 तीर्थ की यात्राएं, 8वें में बोध गया पहुंच गए, 9वें में वहां पर भेंट और शिष्टाचार कर ली और 10वें में वहां आदेश सुना दिया। क्या कि प्रजा हित में सोचे अशोक ने कहा है। ये सारी की सारी 11वें में हमने क्या बता दी, अशोक के धर्म की विशेषताएं, 12वें में धार्मिक सहिष्णुता, 13वां महत्वपूर्ण है, कलिंग युद्ध रटना ही पड़ेगा, आर्थिक राज्य और यूनानी राज्यों का वर्णन है, और 12वें में कहा है कि धार्मिक जीवन जीना चाहिए। 11, 12, 13 के स्थान पर धोली और जोगड़ में, कहां धोली और जोगड़ में पृथक अभिलेख लिखवाए हैं, पिता पुत्र की कामना की है और यह लोग परलोक की कामना की है। इसके बाद हम देखते हैं जो लघु शिलालेख, स्तंभ लेख अगली कक्षा में। धन्यवाद।